नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका साथी। और दोस्तों हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था किस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वो दिल्ली सल्तनत पर कैसे कैसे करके आक्रमण करता है और कैसे किस प्रकार से जो क्यूमर्स था, जो कि बलबन का पोता था, उसको किस प्रकार से वो मारता है और उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत में जो है वो खिलजी वंश को स्थापित कर देता है। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है किसके दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि जितनी भी खिलजी सल्तनत थी या खिलजी वंश जितना भी चला, लगभग 30 साल का इनका कार्यकाल रहा है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 साल तक राज करने वाला अगर कोई शासन रहा है, कोई सुल्तान रहा है, तो वो कौन था दोस्तों? वो था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने चाचा को मार करके, उसके चाचा भी जलालुद्दीन खिलजी थे और उसके वो साथ साथ ससुर भी थे, क्योंकि उसने अपने ही चाचा की लड़की से शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था और उसके पश्चात वो है जो वहीं का शासक भी बन चुका था अपने चाचा को मार करके। खैर आगे बात करते हैं। दिल्ली की गद्दी पर जब ये अलाउद्दीन खिलजी बैठता है तो 1296 से लेकर के 1316 तक ये राज करता है। दिल्ली सल्तनत का 30 साल का कार्यकाल रहा है, जिसमें से 20 साल केवल और केवल अलाउद्दीन खिलजी जो है वो राज करता है। बहुत ही क्रूर शासक इसको कहा गया है इतिहास के पन्नों में। इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये दरिया दिल नहीं था, लगभग 30,000 हिंदू लोगों को इसने मरवा दिया था। इसलिए मरवा दिया था ताकि वो इससे अमीर ना बन सके। ये चाहता था कि सब इससे नीचे रहे, डाउन रहे, कोई इससे ऊपर ना जा सके। इसके लिए ये क्या करता था, जितनी बेरहमी दिखा सकता था उतनी बेरहमी दिखाने का प्रयास करता था और इसने इतिहास में दिखाई भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ये बेरहम था, इसने मुसलमानों के साथ भी बहुत सारा अत्याचार करे हैं। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है, इस इतिहासकारों ने माना है कि हिंदुओं के खिलाफ इसने हमेशा षड्यंत्र रचे हैं और बहुत ही खूनी शासक के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इसने अपना राज किया और इस दौरान आपको याद रखना है इसका जो मूल नाम था, बचपन का नाम, वो अली गुरसफ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। प्यारे साथियों, इसके साथ साथ आपको याद रखना है सुल्तान कब बना था। ये 22 अक्टूबर 1296 में, 22 अक्टूबर 1296 को ये सुल्तान बनता है, अर्थात ये दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कोई पूछे कि इसका जो क्या बोलते हैं राज्याभिषेक कहां हुआ, तो आपको याद रखना है बलबन की गद्दी, बलबन का जो राजमहल था, उस राजमहल पर इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, जो कि दिल्ली में है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है, सिक्कों में सिकंदर ए सानी ये इसने छपवा दिया था। सिकंदर ए सानी अर्थात कह सकते हो कि ये खुद को सिकंदर समझता था और इसने खुद को दूसरा सिकंदर माना है, इसलिए इसने सिकंदर ए सानी की क्या ले ली थी, उपाधि दे ली थी दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। तो इतिहास का वो शासक जिसने खुद को सिकंदर ए सानी कहा है, तो वो कौन है? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसके साथ साथ एक बात आपको याद रखनी है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये फेमस होने के लिए, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए एक चीज चाहता था। वो क्या कि ये ना एक नया धर्म चलाना चाहता था। ये चाहता था कि एक नया धर्म चलाया जाए जिससे कि बाद में इतिहासकार जो है वो इसको याद रखें अच्छी तरह से, एक नया धर्म बन जाए और उस धर्म का बाद में कहा जाए कि प्रवर्तक कौन था, संचालन करता कौन था, तो आप याद रख सको अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन असल में ऐसा हुआ कि इसके दरबार में एक उलेमा थे, उलेमा नाम, ये मुस्लिम विद्वान है कोई उलेमा, तो इन्होंने इसको मना कर दिया। इसने इसको सजेस्ट किया कि भाई अगर आप क्या करते हो, एक नया धर्म चलाते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो धर्म इतना चल जाए और आपको याद किया जाए, बल्कि ऐसा भी हो सकता है, इसका प्रभाव उल्टा भी देखा जा सकता है। लोग जो है आपको धिक्कारने लगे और आपकी तरफ है जो लोग, या जो ये समझ लीजिए कि आपको क्या समझते हैं, राजा समझते हैं, शासक समझते हैं, अच्छा समझते हैं, आपके फेवर में है जो लोग, वही कहीं आपको गलत ना समझने लगे और वही आपके खिलाफ ना हो जाए। तो उलेमा के कहने पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उलेमा कौन है? मुस्लिम विद्वान है। इसके कहने पर इसने क्या करवा दिया, ये जो नया धर्म बनाना चाहता था उसका निर्णय इसने बदल दिया, मान गया ये बात को। एक बात याद रखनी है आपको, यहां से नोट कर लेना, खलीफा, ये खलीफा पद का जो था, वो खलीफा पद किसने नियुक्त करवाया था? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा पद। इसके अलावा इसने एक काम और करा दोस्तों, नकद वेतन देना शुरू कर दिया था सिपाहियों को। नकद वेतन, ये बात क्या है भाई, आपने जानते हो कि गुलाम वंश में
जो इल्तुतमिश था वो भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने इक्ता प्रथा स्टार्ट कर दी थी। हालांकि उससे पहले नॉर्थ की साइड में, यानी कि जो आपका सिंध वाला जो राज्य पड़ता है, सिंध की तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया था, इससे पहले इक्ता प्रथा स्टार्ट कर दी थी। इक्ता प्रथा के दौरान होता यह था कि जो सैनिक होते थे उनको क्या दी जाती थी, उनको जमीन दान में दे दी जाती थी, उनको वेतन नहीं दिया जाता था। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, ये इक्ता प्रथा को बंद कर दिया, और इसके साथ साथ इसने क्या कर दिया, नकद वेतन देना शुरू कर दिया। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। तो और नकद वेतन ये महीने का नहीं देता था दोस्तों, ये साल का देता था, 1 साल का नकद वेतन देता था। तो इस प्रकार की प्रथा इसने स्टार्ट कर दी। एक काम और करा इसने, घोड़े दागने का। भाई ऐसा होता ना, युद्ध में जाते हैं, युद्ध में जो घोड़े लेकर के जाएंगे और वो घोड़ा किसका है इस बात का पता कैसे चलेगा, तो इसने घोड़ों के ऊपर जो है ना जला करके घोड़ों को दागना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि एक निशान बन जाता था परमानेंट वाला, और ये पता चल सकता था कि ये किस सल्तनत का है, किसका घोड़ा है। तो इस प्रकार से इसने घोड़े दागने का काम कर दिया। सैनिकों का हुलिया लिखवाने का काम शुरू कर दिया। अब सैनिकों का हुलिया कैसे लिखवाता था, जैसे जो सैनिक युद्ध में लड़ रहे हैं, बाद में हो जाता ना कि भाई ये सैनिक इतने लोग मर गए, तो कैसे पता चलेगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी के ही, मतलब दिल्ली सल्तनत के ही सैनिक हैं, इस बात का कैसे पता चलेगा। तो उनका एक हुलिया फिक्स कर दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे करके ये हुलिया था, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ थी। तो ये स्टार्ट किसने करवाया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों ये 2 बातें जो मैंने आपको बताई, एक तो घोड़े दागने वाली और सैनिकों का हुलिया, दोनों किसने शुरू करे थे, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करे थे। इसके अलावा दोस्तों एक काम और करा था इसने, भू राजस्व जो है ना, भू राजस्व मतलब भूमि के ऊपर जो कर होता था, वो भूमि का कर इसने बढ़ा दिया था। कितने परसेंट तक, 50% तक। 50% का अर्थ ये हो गया कि भाई जितना भी उपज होगी ना, जितनी भी उपज होगी, उस उपज का 50% जो है किसे देना होगा, सुल्तान को देना होगा। सुल्तान अर्थात कौन, अलाउद्दीन खिलजी को देना होगा। ये बात इसने पक्की करवा दी, ये बात इसने एक नियम बना दिया, कानून बना दिया। उसके बाद ऐसा होता था जैसे जिन राज्यों पे इसके सैनिक क्या करेंगे, लूट करेंगे, जहां से लूटेंगे कुछ भी, तो ये सैनिकों के ऊपर एक इसने टैक्स लगा दिया एक प्रकार का कि भाई ऐसा होगा जितना भी तुम लूटोगे ना, उसके बाद उसका 75% तुम्हें राजा को देना पड़ेगा। उससे पहले क्या होता था कि ये ना 25% दिया जाता था राजा को। जो राजा होता था, जैसे कि जो सुल्तान होता था, सुल्तान को 25% लूट का वेतन जो है, लूट का माल जो है वो 25% किसको दिया जाता था, वो दिया था सुल्तान को। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवा दिया, इसने कहा कि भाई हटाओ ये 25% वाला हिसाब किताब हटाओ, और बल्कि इसकी जगह पर क्या कर दो, 75% जो वो किसके खाते में जाएगा पैसा, वो जाएगा सीधा सीधा सुल्तान के खाते में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो एक प्रकार से इन्हीं बातों से आपको पता चल चुका होगा कितना क्रूर था और कितना योग्य भी था। योग्य इसलिए कहेंगे क्योंकि हर चीज का एक बिल्कुल तय किया हुआ था, इसलिए किस प्रकार से क्या काम करना है, एक रणनीति से चलता था बंदा। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सेनापतियों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात ये पूछ ली जाती है, ये भूल गया था पता नहीं आपको, कि लूट के धन को क्या कहा जाता था उस टाइम पर, तो ध्यान रखना है, खम्स कहा जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि आखिर जो लूट का पैसा होता था उसे क्या कहा जाता था, लूट के धन को। तो लूट के धन को अलाउद्दीन खिलजी के काल में इसे कहा जाता था खम्स। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको याद ये भी रखना है कि इसके जो 4 सेनापति थे उनमें एक तो थे जफर खां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। और याद मैं आज ही करवा दूंगा आपके, देखते रहना आप, जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे ना तब तक आपके बहुत कुछ याद हो चुका होगा। बस एक बार उसके बाद आपको दोबारा से वीडियो को देखना पड़ेगा। एक बार तो देखिए मेरे साथ साथ आराम से बिल्कुल, उसके बाद जब आप दोबारा वीडियो को देखोगे तो आपको सब कुछ याद अपना सा लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बहुत पुरानी जो है जान पहचान है सारी चीजों से, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बात करते हैं जफर खां की। उसके बाद दूसरा जो इसका सेनापति था उसका नाम था नूर सतन, और तीसरा नाम याद रखना है उलुग खां। उलुग खां का एक व्यक्ति और था इसी नाम का, वो इसका चाचा था। किसका भाई था वो, ध्यान रखना है, वो याद रखना है आपको, जो जलालुद्दीन खिलजी था उसका भाई था। चलिए खैर, एक मलिक कफूर जो था, ये ऐसा कहा जाता है कि ये क्या था, ये जो था इसका एक ऐसा सेनापति था जिसको इसने 1000 दिनारों में खरीदा था, 1000 दिनार में। तो 1000 दिनार आप जानते हो, दिनार जो है वो सोने की हुआ करती थी, और सोने मतलब बहुत महंगा खरीदा गया था इसको। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि 1000 दिनारी किसको कहा गया है इतिहास में, तो 1000 दिनारी का किसको कहा गया, मलिक कफूर को कहा गया है। और ये मलिक कफूर किसके यहाँ पर था, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था। तो ये बात भी आपने दिमाग के अंदर बिठा के रखनी है। 1000 दिनारी कहाँ से खरीदा था, गुजरात से। तो ध्यान रखना, असल में ना जो इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी था वो नहीं चाहता था कि उसका शासन जो है वो बढ़े, वो सिर्फ आराम चाहता था लास्ट के समय पर। आप जानते हो 70 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठा था,
और जब बंदा 70 साल की उम्र में गद्दी पे बैठेगा तो ऐसी स्थिति में उसके पास युद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं रहेगा। तो युद्ध करने के पक्ष में वो नहीं था, अपने दुश्मनों को भी आसानी से छोड़ दिया करता था। जो भी उसके ऊपर उसके खिलाफ क्या करता था, किसी प्रकार का षड्यंत्र रचता था या उसके ऊपर कोई आक्रमण करता था, उसके खिलाफ कुछ भी किसी भी प्रकार का जो है वो कोई भी षड्यंत्र चला रहा हो, सबको माफ कर देता था, किसी को कुछ नहीं बोलता था। यहां तक कि अपने दुश्मन, खुद के दुश्मन के साथ जिसको उसने कल सुबह ही क्या करा है, आज बल्कि कल सुबह छोटो, आज सुबह ही क्या करा है, युद्ध में हराया है, शाम को उसी को डिनर के लिए बोल देता कि भाई शाम को डिनर पे मेरे यहाँ जाना, ये लो तुम्हारा राजपाट, मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार का शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। अब इन बातों से परेशान बहुत ज्यादा या गुस्सा बहुत ज्यादा कौन हुआ करता था, ये अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था, क्योंकि अपने चाचा के इस प्रकार के कार्यों से बहुत ज्यादा नफरत करता था, या उसको ये सोचता था, मनी मन में कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचता था अपने चाचा के खिलाफ कि यार ये किस प्रकार से राजनीति कर रहा है, इस प्रकार की राजनीति करता रहा तो कितने दिनों तक चला लेगा इस शासन को। इस प्रकार की अवधारणा लेकर के कौन जीता था, ये लेता था अपने ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। तो अपने दिमाग में इस प्रकार के षड्यंत्र रचता था और इसी के बलबूते पर जो है फिर बाद में जाकर के इसने तो खूब युद्ध लड़े और खूब युद्ध जीता भी है। सारे युद्धों के बारे में बात करूंगा आज मैं इसके, ये आपको भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले समझने वाली बात यह है कि ये क्या करता था, इसने जो है कौन कौन से आक्रमण इसके समय पर हुए, ये भी बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से आक्रमण हुए दोस्तों, तो आपको याद रखना है, मंगोल ना उस टाइम पर तगड़े शासन कर रहा था, उस टाइम पर तगड़े आक्रमण करता था। किसके ऊपर, इधर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली थी एक, मतलब आज भी दिल्ली जो है वो भारत का केंद्र है, दिल है भारत का। तो उस टाइम भी यही था, उस टाइम पूरे एशिया में जो है ना दिल्ली सल्तनत को जो है इतनी तगड़ी सल्तनत माना जाता था कि भाई जिसने दिल्ली जीत ली ना, गद्दी पे बीच में आकर के जो बैठ गया, सिंहासन पर आकर के दिल्ली के बैठ गया, समझ लो पूरे एशिया पर उसका राज है। इस प्रकार का इसने जो है वो मंगोल शासकों ने क्या करा, इसके ऊपर आक्रमण करा। तो कौन कौन से आक्रमण हुए उन बातों को आपको याद रखना है। एक तो 1297 में हुआ दोस्तों, 1297 में ये उलुग खां, जो कि मैंने अभी बताया क्या था, इसका एक सेनापति था, इसका हुआ कादर खां के साथ। अब ये कादर खां कोई फिल्मी एक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम, कहीं आप समझो कि ये फिल्मी एक्टर की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये कौन है, ये कादर खां जो है वो मंगोल के तरफ से था, इनका सेनापति। मंगोल सेनापति के साथ में उलुग खां का हुआ आक्रमण, और आक्रमण किया इसने कादर खान ने किसके ऊपर, दिल्ली सल्तनत पर, और इसको हरा दिया गया। किसने हराया था, उलुग खां ने हराया था, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए फिर 1299 में दोस्तों दूसरा होता है, दूसरा आक्रमण। इसमें कौन होता है, जफर खां, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका नाम याद रखना है, जफर खां। क्यों याद रखना है बताऊंगा। जफर खां के साथ में युद्ध होता है सल्दी का। अब ये सल्दी कौन है, ये भी मंगोल शासक है। इस मंगोल शासक का जफर खां के साथ में युद्ध होता है और जफर खां यहां से इसको हरा देता है, भगा देता है किसको, सल्दी को। चलिए इसके बाद याद रखना है 1299 में दोबारा फिर से युद्ध होता है। इस बार फिर जफर खां के साथ में किसका युद्ध होता है, कुतलुग खां का। अच्छा इसमें क्या होता है कि कुतलुग खां जो है वो मार देता है किसको, जफर खां को। तो पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, ये क्वेश्चन आता है कि भाई जफर खां, इसका अलाउद्दीन खिलजी के उस सेनापति का नाम बताइए जो मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया था। तो याद रखना है तीसरे आक्रमण के दौरान कौन मारा गया था, कुतलुग खां के द्वारा मारा गया था। किसको, जफर खां को। दोस्तों जफर खां ये सेनापति था किसका, ये सेनापति था आपके अलाउद्दीन खिलजी का। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। और किसी भी प्रकार की परेशानी कोई भी हो, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ कमेंट करना है, लिखना है कि ये चीज इसमें, ये चीज क्लियर नहीं हो पाई, ये टॉपिक दोबारा समझा दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसके अलावा 1303 में सल्तनत, 1303 में सल्तनत ने क्या करा, तरनी वेग को हरा दिया। तरनी वेग ये भी मंगोलों की तरफ से था, तरनी वेग को हरा दिया, याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद 1305 में एक हुआ, इसमें ना 3 आदमी, कौन कौन, अलीवेग, तरतक और तरगी वेग, ये तीनों आदमी आकर के मंगोल की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। किसके साथ में, मलिक कफूर के साथ में। ये मलिक कफूर ये क्या करता है, ये हरा देता है। किसको हरा देता है, ध्यान रखना है, ये हरा देता है किसको, इन तीनों को हरा देता है और मंगोलों को हरा देता है यहाँ से। फिर आखिरी मंगोल एक आक्रमण होता है 1306 में, ये होता है कुबुक और मलिक कफूर के बीच में। इसमें फिर से मलिक कफूर जीत जाता है। तो ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है दोस्तों। अच्छा जी, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। किसने जीता था लास्ट युद्ध मंगोलों के साथ, तो कफूर मलिक ने। ये कफूर मलिक आपको मैंने बता दिया 1000 दिनारी। अच्छा जी, ऐसा भी हुआ कि इसके समय पर ना विद्रोह होने लगे थे। भाई सीधी सी बात है, अगर बंदा क्या रहेगा, ज़्यादा ही चालाक बनेगा, हर तरह के टैक्स लगा देगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से
जो जनता है वो कहीं ना कहीं क्या करेगी, एक मन में वो भी सोचेगी कि किसी तरीके से इस राजा को हटाया जाए। तो इसी प्रकार के विद्रोह होने लगे थे किसके समय पर, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। जनता चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से ये गद्दी से हट जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। असल में हुआ यह कि ये जो था ना बहुत सातिर था, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बहुत सातिर था और माहिर था हर प्रकार की राजनीति में। क्या करता था, विद्रोह को दबाने में एक्सपर्ट था। तो विद्रोह, 3 विद्रोह हुए, ध्यान रखना है कौन कौन से। एक तो अकत खां का विद्रोह, उमर खां का विद्रोह और साथ में ये जो हाजी मौला का विद्रोह है। ये तीनों विद्रोह को ये क्या करता है, ये इन तीनों को दबा देता है। कौन दबा देता है, अलाउद्दीन खिलजी। भाई इसने विद्रोह तो क्या कर दिए, दबा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बात आ गई कि अगर इसी तरह से खुला छोड़ दिया गया ना लोगों को, कोई रूल ना बदले, कुछ रूल रेगुलेशन, घोड़े की लगाम ना अगर कसी गई, तो ऐसा हो सकता है कि ये षड्यंत्र फिर से रचने लगेंगे और कहीं ना कहीं मुझे यहां से गद्दी से हटा दिया जाएगा। तो इसने क्या करा, एक अध्यादेश जारी कर दिया। ये अध्यादेश जारी कर दिए इसने। अध्यादेश जारी में इसने 4 बातें कही। भाई इसके 4 अध्यादेश थे, वो कौन कौन से थे ये पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। एक तो इसने गुप्तचर व्यवस्था लागू कर दी। गुप्तचर का मतलब हो गया कि भाई इसने क्या कहा कि गुप्तचर छोड़ दिए इसने, मतलब जासूस छोड़ दिए इसने। कहां पर, प्रजा के बीच में, प्रजा के बीच में क्या छोड़ दिए इसने, छोड़ दिए भाई वहां पर गुप्तचर, जासूस। और कौन कौन छोड़ दिए, एक तो बरीद और एक मुनिया। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि बरीद का संबंध कैसे है अलाउद्दीन खिलजी, तो आप बताओगे इसका एक जासूस था। किस लिए छोड़ दिए कि भाई ध्यान रखो कहीं ये ऐसा तो नहीं है राजा के खिलाफ कहीं 4-5 आदमी खड़े हो आपस में बात कर रहे हो कि किस प्रकार से राजा को हटाया जाए या उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो। तो इस प्रकार के कार्यविधियों को रोक लगाने के लिए इसने क्या कर दिया, बरीद और मुनैया नाम के 2 क्या कर दी, जासूस जो है वो लागू कर दी। ध्यान रखना है, गुप्तचर व्यवस्था इसने लागू कर दी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्तचर व्यवस्था किसने लागू करी थी, तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी दिल्ली सल्तनत में। फिर अमीरों के मेलजोल को इसने जो है वो रोक लगा दी इस पर। अमीरों का मेल, जैसे किसी का अमीर जो लोग होते थे, अमीर लोग क्या होते हैं कि गरीब लोगों को तो अपने खैर खाने कमाने से फुर्सत नहीं होती है, लेकिन जो अमीर लोग हैं जिनके पास काम नहीं है कुछ भी, अब वो शादी विवाह करेंगे, बड़े बड़े फंक्शन करेंगे, त्यौहार मनाएंगे, तो सबको बुलाएंगे, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आपस में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे किसी ना किसी प्रकार से कि राजा के कार्यों पर चर्चा होगी। अब जब राजा के कार्यों पर चर्चा होगी, कोई कार्य पसंद ना आए तो उसके चक्कर से क्या करेंगे ये लोग, राजा को हटाने का षड्यंत्र रचेंगे। अब ऐसे में राजा को सतर्क होना बहुत जरूरी पड़ता है। अगर राजा सतर्क नहीं होगा, क्योंकि इसके खिलाफ क्या चल रही है इस टाइम पर, इसके खिलाफ पर षड्यंत्रकारी योजनाएं जो है वो चल रही है, पनप रही है। तो ऐसे में राजा ने क्या करा, अमीरों के मेलजोल पर कि भाई तुम क्या करो, जितने भी अमीर हैं गांव यहाँ पे, इसमें जितने भी अमीर लोग हैं राज्य के अंदर, वो सभी आपस में मेलजोल नहीं करेंगे, किसी भी त्योहार में इकट्ठे नहीं होंगे, किसी भी शादी विवाह, बड़े से बड़ा शादी विवाह होगा उसे सिंपल तरीके से निपटाओ, उसमें ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करो। इसके पीछे का रीजन आप जान चुके हो दोस्तों, ऐसा करा इसने। इसके अलावा इसने क्या करा, और शराब, जुआ और भांग, लोगों को लगा बहुत अच्छा काम करा, लेकिन उसके पीछे का रीजन एक ही था। ये जानता था कि अगर लोग दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, इकट्ठा बैठेंगे, जुआ खेलने पर लोग इकट्ठे बैठते हैं, शराब पिएंगे तो बातचीत करेंगे, इंसान आप जानती हो दारू पीने के बाद क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं तरीके से इसने भी वो बात सुन रखी थी या इसके दिमाग में थी कि भाई अगर ये लोग दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, नशे करेंगे, भांग पिएंगे, किसी भी प्रकार का जुआ खेलेंगे, तो ये लोग गुट बनाएंगे तो वहां पे षड्यंत्र रचेंगे, किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। और राजा के खिलाफ अगर षड्यंत्र हुआ तो षड्यंत्र को कैसे बंद किया जाएगा, कैसे जो है वो इन चीजों से पीछा छुड़ाया जाएगा। इसलिए इसने सीधा क्या कर दिया, शराब को ही और जुए को और भांग को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है कि जो दान में दी गई भूमि थी, इसने कहा भाई ऐसा है, अब तो हम तुम्हें नकद दे रहे हैं ना, अब हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, नकद दे रहे हैं। नकद कैसे दे रहे हैं कि जो सैनिक लोग हैं उन्हें हम क्या दे रहे हैं कि भाई तनख्वाह देते हैं साल की। तो फिर क्या मतलब रह गया, जो जमीन हमारे पूर्वजों ने तुम्हें दे रखी थी, या यूं कह लीजिए बलबन ने दी थी, या फिर उससे पहले इल्तुतमिश ने जो दी थी, या फिर कह लीजिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो क्या दी थी, जमीनें दी थी, तो वो सब क्या करवा दी इसने कहा भाई बंद करो, वो सब वापस ले लो, वो जमीनें वापस ले लो इनसे, और इनको क्या दो, पैसा दो, नकद। तो आप ध्यान रखना है, जमीन, दान की गई जमीन को वापस लेने वाला राजा अगर कोई पूछा जाए तो आप बताओगे कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कितना महत्वपूर्ण या किस प्रकार का राजा था। हालांकि ये था तो खूनी दरिंदा ही एक प्रकार से, क्योंकि इतने मारकाट करता था किसी भी राजा के खिलाफ। अपने असल में ना इसको ना अपने पैर पसारने, कहते हैं ना कि चादर के हिसाब से पैर पसारने चाहिए, इसका एक अलग डायलॉग था। ये क्या ये चाहता था कि भाई जितने भी पैर पसारने चाहो पसार लो, चादर जो है अपने आप फैलती चली जाएगी, उतनी बड़ी चादर लेके आ जाओ, जितने पैर पसारते चले जाओ। तो कुछ इस प्रकार की राजनीति पर काम करता था ये अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए इसने दक्षिण की तरफ भी क्या करा, अभियान करा। अब दक्षिण की तरफ कैसे अभियान करा, इसने कहा
इसका जो चाचा था जलालुद्दीन, उसने साफ साफ कह रखा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐशो आराम चाहिए, मैं 70 साल की उम्र में राजा बन गया बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और। लेकिन ये चाहता था कि भाई क्या हो, जो पूरा एशिया है उस पर क्या कर सके, उस पर किसी न किसी तरीके से राज कर सके। तो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। हालांकि अपने राज्य को बढ़ाना बहुत सही बात होती है, किसी न किसी तरीके से इंसान को रुकना नहीं चाहिए, अपनी तरक्की से करते रहनी चाहिए। तो इसी प्रकार की जो बातों पर था विश्वास करता था कौन, आपका अलाउद्दीन खिलजी। और इसने क्या करा, दक्षिण की तरफ को और नॉर्थ तो पूरा ही जीता था लगभग ना, नॉर्थ और दक्षिण में भी 4 राज्यों पर इसने क्या कर ली थी, जो थी वो विजय प्राप्त कर ली थी, 5वें राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन इसकी जो अधीनता है वो स्वीकारी नहीं थी। किसने, ये आपको आगे बताएंगे, पांड्य राज्य ने। पांड्य के यहाँ पर किसने, ये क्या नाम, वीर पांड्य ने, ये इसकी अधीनता स्वीकारता नहीं है, मर जाता है। इसने कहा था सिर कटा लेंगे लेकिन सिर झुका नहीं सकते। खैर आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए गुजरात विजय, सबसे पहले इसने आक्रमण करा किसके ऊपर, गुजरात के ऊपर, और गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली। कब कर ली, 1299 में। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए दोस्तों। 1299 में इसने क्या कर ली, गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली। किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध, अलाउद्दीन के बीच में और कर्ण बघेला के बीच में। कर्ण बघेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पर जब 1299 में जो युद्ध हुआ था गुजरात में, वो युद्ध किसने किया था, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण करा था किसके ऊपर, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए गुजरात पर, और किसके ऊपर करा था, कर्ण बघेला के ऊपर। तो बात आपको याद रखनी है। आपने सुना होगा रणथंभौर का किला, तो रणथंभौर का किला जीतने वाले शासक का नाम अगर पूछ लिया जाए तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी। 1300 से लेकर के 1301 में एक युद्ध लड़ा इसने। अलाउद्दीन खिलजी को अली भी कहा जाता था, इसलिए मैंने अली लिखा हुआ है। तो अली और हम्मीर देव के बीच में, अली और हम्मीर देव के बीच में एक युद्ध हुआ था। कहां पर, रणथंभौर में। और रणथंभौर के किलों को जीतने वाला कौन शासक था, आपको याद रखना है, यही अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद आपको बात याद रखनी है चित्तौड़ विजय की। दोस्तों आपने वो मूवी तो देखी होगी ना, पद्मावती वाली, जिसमें कहा गया है कि भाई ये जो चित्तौड़ विजय थी, इसमें रानी पद्मावती जो थी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने जौहर कर लिया था। जौहर एक बड़ा सा कुआं होता था, उसमें आग लगा करके सारी की सारी महिलाओं सहित रानी पद्मावती ने क्या कर ली थी, उसके अंदर कूद गई थी। इसको जौहर कहा जाता, जौहर पर था। तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़ विजय जो थी, चित्तौड़ विजय में असल में यहाँ पे इसका ये कहा जाता है, वैसे इतिहास के अलग अलग मत हो सकते हैं, वैसे तो कहा यह गया है कि भाई रानी पद्मावती के लिए जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करा था। लेकिन इतिहास तो सही मायने में यह है कि कुल मिलाकर के उस टाइम पर राजा क्या करते थे, राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या करा था, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए राजा रतन सिंह इससे टक्कर ली। राजा रतन सिंह भी हालांकि कोई आसानी से हारने वाले आदमी नहीं थे, ये भी बड़े तगड़े राजा महाराजा थे। तो खैर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन जीता कौन था उस टाइम पर, अलाउद्दीन खिलजी। इसके पास बेहिसाब बहुत बेहतरीन तगड़ी शासक और तगड़ी शासन प्रणाली के साथ साथ तगड़ी क्या थी, इसके साथ साथ तगड़ा षड्यंत्रकारी भी था ये। और इसके पास और क्या था, और इसके पास थी सेना तगड़ी, ये भी याद रखना है। तो कुल मिलाकर के राजा रतन सिंह को हराया इसने, और हरा करके चित्तौड़ विजय जीत लिया, चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली। चित्तौड़ का किला बोलते हैं, चित्तौड़ का किला हासिल कर लिया इसने। असल में ना चित्तौड़ का किला सबसे मजबूत किला माना जाता था उस टाइम पर, और ऐसा कहा जाता था कि अगर चित्तौड़ का किला किसी ने हासिल कर लिया ना तो उसे कोई नहीं हरा सकता। तो मेन तो इतिहास में ये लिखा हुआ है किताबों के अंदर, बाकी मूवी वाले तो कुछ भी बता सकते हैं। उन्होंने तो कहा है कि भाई रानी पद्मावती के लिए जो था वो इसने क्या लड़ाई लड़ी थी, कौन सी, चित्तौड़ वाली। लेकिन मेरा मानना है, और साथ साथ इतिहास के पन्नों में ये दर्ज भी है बात, कि भाई चित्तौड़ का जो किला है वो जीतने के लिए, चित्तौड़ का किला जीतने के लिए इसने क्या करा था, इसने राजा रतन सिंह पर आक्रमण करा, उसको हरा दिया, उसको मार दिया। और फिर उसके बाद रानी पद्मावती को ये अपनी वाइफ बनाना चाहता था, उससे निकाह करना चाहता था। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए रानी पद्मावती ने क्या कर दिया, अपनी साथियों के साथ, जो उसकी महिलाएं थी और भी साथ में महल के अंदर, सबके साथ में मिलकर के जौहर कर लिया था। जौहर पर था, तब से ये चली आ रही है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए खैर बात करते हैं मालवा विजय के बारे में। अच्छा, उसके बाद मालवा में जाकर के इसने अलाउद्दीन खिलजी ने महलक देव के साथ में युद्ध लड़ा और वहां उसको मार दिया, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद देवगिरी अभियान, ये हुआ था 1307 में, देवगिरी अभियान में मलिक कफूर, ये मलिक कफूर वही व्यक्ति है जो 1000 दिनार में खरीदा गया था, ये आपको गुजरात से खरीदा गया था, ध्यान रखना है। तो मलिक कफूर जो था, इसने लड़ी थी किसके साथ में, रामचंद्र के साथ में। किसके साथ में, रामचंद्र देव के साथ में इसने युद्ध लड़ा, और रामचंद्र देव को हरा करके जो है रामचंद्र देव ने क्या करा, हार गया ये। उसके बाद मलिक कफूर जो है ले आया राजा के दरबार में, किसके दरबार में, यही सुल्तान
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। वहाँ ये 6 महीने तक अपने परिवार के साथ रहा और फिर इसने देखा कि यार अब तो एक ही तरीका है, अगर यहाँ पे बिना कुछ करे आराम से ज़िंदगी जीनी है तो एक ही तरीका है कि अपनी लड़की की शादी किससे करा दो, अलाउद्दीन खिलजी से करा दो। अलाउद्दीन खिलजी से इसने अपनी लड़की की शादी करा दी थी। आपको याद रखना है किसने, रामचंद्र ने, रामचंद्र देव ने। चलिए खैर, ये बात भी यहाँ पे निपटती हुई आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ एक बात इसके लिए मैं भूल के बतानी आपको याद रखनी है कि भाई इस रामचंद्र देव को ही राय राया की उपाधि किसने दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि राय राया की उपाधि किस शासक को दी गई है, तो आप बताओगे रामचंद्र को दी गई है, रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव को किसने दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। और साथ साथ दिए थे क्या, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। और वो भी क्यों दी थी आप जानते हो, किसने अपनी लड़की की शादी किससे करवा दी थी, अलाउद्दीन खिलजी से करवा दी थी दोस्तों। फिर तेलंगाना में युद्ध हुआ, तेलंगाना में आक्रमण करा इसने 1309 से लेकर के 1310 तक। और यह किसके बीच में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और प्रताप रुद्रदेव के बीच में, प्रताप रुद्रदेव के बीच में। और इसमें फिर से कौन जीता, यही आपका अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद होयसल आक्रमण हुआ 1311 ईस्वी में। इसमें फिर से कौन जीता आपका, ये भल्लाल देव के बीच में और इसके बीच में ही हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। इसमें भल्लाल देव को हरा दिया गया था। इसके बाद हुआ पांडे राज्य पर आक्रमण, पांडे राज्य पर आक्रमण। ये हुआ था 1311 ईस्वी में। ये मलिक कफूर और वीर पांडे के बीच में हुआ। मलिक कफूर सिर्फ लड़ता था किसकी तरफ से, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। लेकिन ये जो वीर पांडे था इसे भाग खड़ा हुआ, भाग गया था। लेकिन इसने एक चीज नहीं मानी थी, वो ये इकलौता ऐसा राजा था, बाकी जितने भी राजा हुए इन्होंने क्या करा, सबने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन ये ऐसा राजा था, इकलौता ऐसा राजा था इतिहास में, आपको याद रखना है कौन, वीर पांडे। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ऐसे क्वेश्चनों से कि भाई उस राजा का नाम बताइए जिसने अलाउद्दीन खिलजी का क्या नहीं करी थी, अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। तो आप याद रखोगे कौन था, ये था आपका वीर पांडे। तो बातों में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अभी भी बहुत सारी बातें रह रखी हैं, कल हम आपको बताएंगे कि भाई किस प्रकार से जो थी वो बाजार प्रणाली, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं आज की तारीख में। फिक्स प्राइस जो होता है ना, फिक्स प्राइस, किसी वस्तु का फिक्स प्राइस कैसे तय होता है, किस प्रकार से जो है वो वस्तु को अपने एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकते। आप जानते हो जैसे कोई भी चीज है अगर एक एमआरपी उसके ऊपर दे दिया, उससे कम तो बेच सकते हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं बेच सकते। तो ये प्रकार की जो प्रणाली चलाई थी वो चलाने वाला व्यक्ति कौन था, आपका अलाउद्दीन खिलजी था। तो बाजार प्रणाली के लिए भी इसको जाना जाता है। उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे आराम दीजिए दोस्तों, और आप लोग क्या करिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, एक एक चीज आपके बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अगर आपको उम्मीद हो गई है तो आपको लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है और साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। इसी के साथ दोस्तों अलविदा, सबा खैर, धन्यवाद।